तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 22वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। दूसरे के घर में बिल्कुल स्वतंत्र होकर चोर की तरह दब के रहना सर्वजया के जीवन में यह पहली ही बार हुआ था, चाहे सुख में रही हो या दुख में। अपने घर की मालकिन हुआ करती थी, गरीब के घर की रानी थी, जहाँ उसका हुक्म उसी प्रकार से चलता था जैसे यहाँ मालकिन और बहुओं का हुक्म चला करता है। यहाँ तो हर समय दबकर रहना पड़ता है, हर समय किसी न किसी की दिलजोई करनी पड़ती है, किसी और का मुंह ताक कर चलना पड़ता है, कहीं छोटी सी त्रुटि ना हो जाए। वह यहाँ जो सबसे छोटे थे उनमें भी छोटी थी, यह उसके लिए असहनीय हो रहा था। मेहनत के मारे खून थूकने की नौबत आती, पर यहाँ खटने की कोई कीमत नहीं। जान खपा दो, पर यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये लोग जब देते हैं तो गुरूर के साथ चीज़ को फेंक मारते हैं, ऐसे नहीं देते कि खटने का दाम दे रहे हैं। बराबरी का दावा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें जो कुछ लेना है घुटना टेक कर लेना पड़ेगा। यह स्थिति उसके लिए असहनीय होती जा रही थी, पर छुटकारा कहाँ था? बाहर जाने की सुविधा कहाँ थी? कौन आश्रय देगा? वह कहाँ खड़ी रहेगी? क्या मरते दिन तक ऐसे ही कटेगी, उसी ब्राह्मणी मौसी की तरह? अभी तक शादी के उत्सव का जोर खत्म नहीं हुआ था। आज स्त्रियों का भोज था। संध्या के बाद से ही निमंत्रित महिलाओं की गाड़ियां पीछे के फाटक से आने लगी। भीतर का बड़ा दरवाजा पार करने के बाद अंदर महल की दूसरी मंजिल के बरामदे में जाने के लिए जो चौड़ी संगमरमर की सीढ़ी है, उस पर नीले फूल बना हुआ कारपेट बिछा हुआ था। बरामदे और सीढ़ी में गैस जल रही थी। दूसरी मंजिल के बरामदे के सिर पर गैस का बड़ा झाड़ जल रहा था। दो बहुएं और घर की स्त्रियां स्वागत करके सबको ऊपर भेज रही थी। निमंत्रित स्त्रियों में से कोई मुस्कुराकर, कोई हंसी का हिलोरे जारी कर, कोई धीर, कोई क्षिप्र, कोई सुंदर अपूर्व रंग ढंग से सीढ़ी पार कर रही थी। अपू बड़ी देर से नीचे के बरामदे के खंभे की आड़ में खड़ा होकर देख रहा था। उसने इस तरह का दृश्य जिंदगी में पहले पहल देखा था। शादी की रात को वह सो गया था, इसलिए वह विशेष कुछ देख नहीं पाया। उसे इस घर की लड़की सुजाता सबसे अच्छी लग रही थी। वह कारपेट बिछी हुई संगमरमर की सीढ़ी से कई बार नीचे आ रही थी और किसी मेहमान को देखकर मुस्कुराती हुई कह रही थी, वाह मणि दीदी, तुमने एकदम रात के 8 बजा दिए। बकुल बगान की भाभी जी नहीं आई, क्या बात है? इस पर संबोधित सुंदरी ने मुस्कुराकर कहा, 6 बजे से गाड़ी तैयार करके बैठी हूँ, निकलना कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। तैयार होने में देर तो लगती है। सुजाता कांचन फूल के रंग की कीमती चीनी क्रेप की हथकटी कुर्ती के अंदर से सफ़ेद गोल मटोल हाथों से निमंत्रित को पीछे से आलिंगन सी करती हुई उसके दाहिने कंधे पर मुंह रखकर एक साथ सीढ़ी चढ़ने लगी। वह कह रही थी, माँ कह रही थी कि बकुल बगान की भाभी अगले महीने कलकत्ता जाएंगी। माँ बुधवार के दिन गई थी, कुछ ठीक हुआ? सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में मजली बहू रानी दिखाई पड़ी। उम्र कुछ अधिक थी, शायद 30 से कुछ अधिक हो, पर अपूर्व सुंदरी है। उसके कपड़े लत्ते बहुत सादे हैं। उसने फीके चंपई रंग की चौड़ी लाल किनारे वाली रेशमी साड़ी पहन रखी है, जिसका एक सिरा सिर के बालों के साथ हीरे की क्लिप से अटकाया हुआ है। सीढ़ी वाले बड़े झाड़ की रोशनी में गले की पतली सोने की चैन चमचमा रही थी। चेहरा मोरा सुंदर है, साथ ही धीर गंभीर है। इस उम्र में भी रंग ऐसा है जैसे दूध और आलता मिलाने पर बनता है। 1 महीने पहले बहू के योग्य भाई का देहांत हो गया, इसलिए चेहरे पर विषाद की छाया आ गई, पर इससे उसके सौंदर्य में एक संयम आ गया। मणि दीदी सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते मजली बहुरानी को सामने देखकर ठिठक कर खड़ी हो गई। बोली, मजली दीदी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बराबर सोचती हूँ कि आऊँगी आऊँगी, पर आ ही नहीं पाती। कल वे लोग इटावा से आ गए, इसलिए बड़ी रात तक। अपू को यह नहीं मालूम था कि लोग इतने सुंदर भी हो सकते हैं। अपू ने पहले पहल मजली बहू को देखा था, क्योंकि वह अब तक यहाँ नहीं आई थी। भाई की मृत्यु के बाद कुछ दिन पहले मायके से आई है। अपू मुग्ध नेत्रों से बिना पलक मारे विस्मय के साथ यह सब देख रहा था। इतनी रोशनी, चारों तरफ सुंदरियों का मेला, कीमती इत्रों की भीनी भीनी मोहक महक, वीणा की झंकार की तरह कंठ स्वर हंसी, उस पर जैसे कुछ नशा सा छा गया। यही हर समय चले तो? मजली बहू बड़ी देर से देख रही थी कि सीढ़ी के कोने पर कोई अपरिचित लड़का खड़ा है। वह सबको नहीं जानती। बात यह है कि उसका पिता भी बहुत धनी है, इसलिए वह अक्सर मायके में रहती है। वह 2 सीढ़ी उतरकर महीन आवाज़ से पुकार कर बोली, लड़के इधर आओ। तुम खड़े क्यों हो? तुम कहाँ से आए हो?
अपू दूसरी तरफ कुछ नए मेहमानों को देख रहा था। उसने जब अकस्मात पलटकर देखा कि मजली बहू उसे पुकार रही है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह करीब 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 अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं कर पाया। तुरंत ही उस पर सारी दुनिया की झेप सवार हो गई और वह सहसा यह निर्णय नहीं कर सका कि ऊपर जाए या दौड़कर भाग जाए। इतने में मजली बहुरानी स्वयं नीचे उतर आई और पास आकर बोली, तुम कहाँ से आए हो बेटा? बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयास के बाद अपू के मुंह से निकला, मैं वह मेरी माँ इसी मकान में रहती है। साथ ही उसे बहुत डर हुआ कि वह रसोई करने वाली का लड़का होकर यहाँ क्यों खड़ा है। कहीं मजली बहू सारी बात सुनकर किसी को पुकार कर यह न कहे कि इसे कान पकड़कर यहाँ से अभी निकाल दो। पर मजली बहू रानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह आश्चर्य के साथ बोली, तुम्हारी माँ यहाँ रहती है? कौन है? क्या काम करती है? तुम लोग यहाँ कितने दिन से आए हो? अपू ने टूटे फूटे शब्दों में किसी तरह सारी बात बताई। मजली बहुरानी ने शायद इन लोगों की बात अब के ही आकर सुनी थी। बोली, अच्छा तो तुम लोग काशी से आए हो। तुम्हारा क्या नाम है? उसकी सुंदर सरल आंखों की तरफ देखकर उसके मन में शायद करुणा उमड़ पड़ी। बोली, ऊपर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े, ऊपर आओ। अपू चोर की तरह दबे दबे बहुरानी के पीछे पीछे ऊपर गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। ऊपर स्त्रियों की बड़ी भारी मजलिस जुटी थी। सारे बरामदे में कारपेट बिछा हुआ था। यत्र तत्र बड़ी बड़ी चीनी मिट्टी के गमलों में गुलाब तथा एरिका पाम लगे हुए थे। एक कोने पर बैठक वाला आर्गन बाजा रखा हुआ था। थोड़ी देर खुशामद कराने के बाद एक महिला आर्गन के सामने रखे हुए छोटे से गद्दीदार स्टूल पर बैठ गई और एक बार हल्के हाथों से उस पर उंगली चलाने के बाद चुप रहकर फिर मुस्कुराती हुई एक गीत गाने लगी। लड़की कोई सुधरी नहीं थी, रंग भी सांवला ही था, पर गला बहुत अच्छा था। इसके बाद एक और महिला ने गाना गाया। यह महिला देखने में भी उतनी अच्छी नहीं थी। मजली बहुरानी की लड़की लीला ने सिर हिलाते हुए एक हास्य रस की कविता सुनाते हुए सबको खूब हंसाया। बहुत सुंदर लड़की है, माँ की ही तरह सुंदर, और उसकी हंसी कितनी मीठी है। अपू सोच रहा था कि इस समय उसकी माँ ने एक बार ऊपर आकर यह सब देखा क्यों नहीं, पर माँ तो बेचारी रसोई घर में मर रही होगी, वह भला यह सब देख पाती। लड़कियों की मजलिस चालू थी। इतने में नीचे से बड़े जोर का शोर हुआ। गिरीश सरकार जोर जोर से बातें कर रहा था। सधु नौकरानी हंसते हंसते ऊपर आकर बोली, मुँह का ढंग तो देखो हुक्के के अंदर। 2-3 महिलाओं ने पूछा, क्या है रे, बात क्या है, हंस क्यों रही है? आरजी तौर पर पता नहीं कहाँ से एक महाराज आया है, उसे लूचियाँ तलने पर रखा गया। वह आंगन में बैठे बैठे लूचियाँ तल रहा था। इतने में बोला, मैं जरा बाहर से हुआ हूँ। उसके हाथ में हुक्का था। तलाशी लेने पर पता लगा कि हुक्के के नारियल के अंदर वह आध सेर से ऊपर घी चुरा कर जा रहा था। गुमाश्ता जी ने पकड़ लिया। बस इस पर राम निहोरा सिंह उसकी अच्छी मरम्मत कर रहा है, बाल के गुच्छे पकड़कर मुँह। आज सर्वजया को सवेरे से दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। लगभग 2 मन मछली तलने का भार अकेले उसी पर था। सवेरे 8 बजे से वह मछली तलने में लगी हुई थी। शोर सुनकर उसने कमरे में से बाहर आकर देखा कि आंगन में एक भीड़ जमा है और भीड़ के अंदर एक दुबले पतले सांवले रंग के मैले कुचले कपड़े पहने हुए ब्राह्मण के लड़के का 2-3 जने मिलकर लात घुसा थप्पड़ मार रहे हैं। यह आरजी तौर पर आज के लिए काम पर आया था। कहा जाता है कि उसने हुक्के के नारियल में घी चुराया था। उसका वह हुक्का एक तरफ को गिरा हुआ था और घी आंगन में फैला हुआ था। मार के कारण उसकी लांग खुल गई। वह आदमी मुसीबत में पड़कर कुछ न कुछ उल्टी सीधी सफाई देने की कोशिश करने लगा, जिसका आशय शायद यह था कि हुक्के के अंदर घी पाया जाना एक बहुत ही स्वाभाविक और रोजमर्रा की घटना है। इसके लिए इतनी तूल तबील की तो कोई ज़रूरत नहीं। वह इन्हीं शब्दों में उन्मत्त जनता को शांत करने की चेष्टा कर रहा था, पर उसकी बात खत्म भी नहीं हुई कि दरबान शंभुनाथ ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वह अस्फुट स्वर में बाप रे कहकर सहन के कोने की तरफ चक्कर खाता हुआ गिर पड़ा और उसका सिर शायद खंबे के सिरे से टकरा गया, जिसके कारण सिर से खून आने लगा। सर्वजया ने खेमी नौकर रानी से पूछताछ के बाद कहा, खेमी मौसी क्या बात है? अरे ऐसे थोड़े ही मारा जाता है, आखिर ब्राह्मण का लड़का है। खेमी बोली, मारेगा नहीं तो क्या पूजा करेगा? इसकी तो हड्डी पसली एक कर देनी चाहिए। अभी मार पड़ी कहाँ है? इसे तो पुलिस में दिया जाएगा। इस तरह दिए तले अंधेरा। खेमी नौकरानी की बात मुंह में ही रह गई। बात यह है कि उसने जो ऊपर जाने की सीढ़ी की तरफ आंख दौड़ाई तो हक्की बक्की रह गई। सर्वजया ने देखा कि एक 60-65 साल की वृद्धा सीढ़ी से उतर रही है। उनके आसपास मालकिन और पीछे पीछे बहुरानियां और इस घर की लड़कियां अरुण और सुजाता थी। सब नौकर चाकर नीचे के बरामदे में एक कतार में सिमटकर खड़े हो गए
और दूसरे की पीठ से झांककर देखने लगे कि क्या होता है। सर्वजया ने खेमी से चुपके से पूछा, खेमी मौसी, यह कौन है? खेमी ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं की रानी है। सर्वजया को अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ा, पर उसे लगा कि इस चेहरे का व्यक्ति उसने कहीं पहले देखा है। मालकिन ने किसी से कहा कि पीछे के फाटक पर इनकी पालकी लगी है या नहीं देखा हो। वृद्धा के साथ भी अपनी 2-3 नौकरानियां थी जो पीछे पीछे चल रही थी। विदाई के समय तरह तरह की बातें हुई और मालकिन तथा इस घर की स्त्रियां नम्रता के साथ हंसती रही। एकाएक इस घर के सब लोग नौकर चाकर साष्टांग दंडवत करने लगे और कुछ देर तक मिट्टी से उठे ही नहीं। सर्वजया ने मन ही मन सोचा कि ये लोग स्वयं इतने धनी हैं। जब ये लोग इस मेहमान की इतनी खातिर कर रहे हैं तो ये जरूर कोई बहुत प्रतिष्ठित घराने की स्त्री होगी। वृद्धा के 16 बहरे वाली बड़ी पालकी फाटक पर ही थी। वृद्धा पालकी पर सवार हो गई और उनके दरबान पालकी के आगे पीछे हो गए। उन्हें इस प्रकार विदा करके मालकिन तथा दूसरी स्त्रियां ऊपर चली गई। मौसी ने रोटी घर में आकर धीरे से कहा, सब पैसों की माया है। देख लिया ना पैसे की कितनी कद्र होती है। यह बहुत बड़े तालुके की मालिक है। पूर्वी बंगाल के किसी कॉलेज के को 2 लाख रुपए दिए हैं। पैसों की ही कद्र है। मैं भी तो इनकी कुछ लगती हूँ, पर यहाँ कोई टके सेर भी नहीं पूछता। पर सर्वजया का ध्यान उस तरफ नहीं था। उसे अभी अभी वह बात याद आई कि वह इतनी देर से याद करने की चेष्टा कर रही थी। हाँ, लगभग यही चेहरा और यही उम्र थी उसकी बूढ़ी ननद इंदिरा पुरकिन की। वह फटे कपड़ों में गांठ लगाकर पहनती थी। टूटी हुई पथरी में आमड़े का भरता और भात खाती थी। एक मामूली जंगली शरीफे के लिए उसका जाने कितना अपमान हुआ। ना कोई पूछता था, ना मानता था। भरी दोपहरी में घर से निकाली गई और रास्ते में गिरकर उस करुण ढंग से मरी। सर्वजया की आंखों से बरबस आंसू आ गए। मनुष्य की आंतरिक संवेदना मृत्यु के उस पार पहुंचती है या नहीं, सर्वजया को नहीं मालूम। फिर भी उसने आज बार बार मन ही मन क्षमा मांगकर कम उम्र के में किए गए अपराध का प्रायश्चित करना चाहा। कई दिन बाद अपू आंगन से जा रहा था। ऊपर की सीढ़ी से मझली बहुरानी की लड़की लीला उतर रही थी। उसे देखकर बोली, अरे ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? अपू है ना? अपू बोला, माँ। माँ तो अपू के नाम से ही पुकारती है, पर मेरा अच्छा नाम श्री अपूर्व कुमार राय है। वह कुछ आश्चर्य में पड़ गया। इस घर के लड़के लड़कियों ने कभी उससे बात नहीं की थी। लीला पास आकर खड़ी हो गई। कितना सुंदर चेहरा है। रानी दीदी, अतसी दीदी, अमला दीदी सभी अच्छी हैं और उस जमाने में उसने उन लोगों से अच्छी कोई लड़की नहीं देखी थी। पर इस घर में आकर उसकी पहले की धारणा बिल्कुल बदल गई। विशेषकर मझली बहुरानी की तरह कोई स्त्री सुंदर हो सकती है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। लीला भी माँ की तरह ही सुंदरी है। उस दिन जब लीला स्त्रियों की मजलिस में हास्य रस की कविता सुना रही थी, तब अपू एकटक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने कौन सी कविता सुनाई, इस पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया था। लीला बोली, तुम लोग हमारे घर कब आए? उस बार जब मैं आई थी तब तो नहीं थे। हम लोग फागुन में आए। तुम लोग कहाँ से आए हो? काशी से। वहीं हमारे पिताजी का देहांत हो गया ना, इसलिए। अपू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सारी घटना इतनी अवास्तविक और असंभव मालूम हो रही थी। लीला मझली बहुरानी की लड़की लीला उसे बुलाकर अपने से बात कर रही थी। खुशी के मारे उसके सारे शरीर में जाने कैसी अनुभूति होने लगी। लीला बोली, चलो मेरे पढ़ने के कमरे में चलकर बैठे। मास्टर साहब के आने का समय हुआ, आओ चलें। मैं भी चलूं? अपू ने पूछा। लीला ने हंसकर कहा, वाह, मैं कह रही हूँ चलो, तुम तो बड़े झेपू हो जी। आओ, तुमने मेरे पढ़ने का कमरा नहीं देखा? पश्चिम के सहन के किनारे है। कमरा कोई बड़ा नहीं था, पर अच्छा सजा हुआ था। संगमरमर की छोटी सी मेज के सामने 2 चमड़े की गद्दी वाली कुर्सियां थी। एक बड़ी तस्वीर वाला कैलेंडर था। हरी चीनी मिट्टी के केस में एक छोटी सी टाइम पीस घड़ी थी। पुस्तकें रखने का एक छोटा सा दराज था। दीवारों पर 4-5 बंधे हुए फोटोग्राफ थे। लीला ने एक चमड़े के अटैची केस खोलकर कहा, यह देखो, भिगोकर छापने वाली तस्वीर है। मास्टर साहब ने खरीद दी है। जो मैं भाग लगाना सीख जाऊंगी तो वह और भी देंगे। तुम यह तस्वीर छापना जानते हो? अपू बोला, तुम भाग लगाना नहीं जानती हो? तुम जानते हो तुमने भाग लगाया है? अपू ने अपनी शान दिखाते हुए मुंह बिचकाकर कहा, मैंने कब का तो सीख लिया। मुंह बिचकाने पर अपू का सुंदर चेहरा और भी सुंदर मालूम हुआ। लीला हंसती हुई बोली, तुम तो बहुत मज़ेदार ढंग से बात करते हो।
बाद में उसने अपू की ठोड़ी में हाथ लगाते हुए कहा, यह क्या है? तिल है? तुम्हारे चेहरे पर तिल अच्छा लगता है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 13? मेरी 11। मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ। अपू बोला, तुमने उस दिन वह हास्य रस की कविता मुँह ज़बानी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कोई कविता याद है? हाँ, मैंने पिताजी की एक पुस्तक से सीखी है। सुनाओ तो। लीला की आवाज़ बहुत मीठी है। उसने किसी लड़की की इतनी मीठी आवाज़ नहीं सुनी थी। अपू ने कंधे हिलाकर कहा। आवृत्ति के अंत में उसने प्रश्न सूचक ढंग से सिर हिलाया। ये दाशू राय की पांचाली की कविता है, मेरे पास वह पुस्तक है। लीला हंसकर लोटपोट हो गई। बोली, वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद है। लीला के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर अपू फूला नहीं समाया। उसने उत्साह के साथ कहा, और एक कविता सुनाऊं? कुछ देर सोचकर फिर पहले की तरह कंधे हिलाकर वह कविता कहने लगा। लीला इन सब बातों का अर्थ नहीं समझ पाई, पर वह फिर से हंसकर लोटपोट होने लगी। बोली, लाओ लिख लूँ। लीला ने अटैची केस से एक कलम निकालते हुए कहा, मैं लिखती हूँ, बोलो। अपू ने फिर से कविता सुनाई। थोड़ी देर बाद आश्चर्य के साथ बोला, तुमने स्याही नहीं ली? फिर लिख कैसे रही हो? लीला ने अपू के हाथ में कलम दे दी और बोली, यह फाउंटेन पेन है, इसमें स्याही भरी रहती है। क्या तुमने अभी तक फाउंटेन पेन नहीं देखा? अपू ने कलम को उलट पुलट कर कहा, यह तो अच्छी चीज़ है, स्याही में नहीं डुबोनी पड़ती। इसमें स्याही भरी जो रहती है, देखो दिखाती हूँ। वाह, बहुत अच्छी चीज़ है, देखूँ। लीला ने अपू के हाथ में कलम देते हुए हंसकर कहा, लो, मैं यह कलम तुम्हें हमेशा के लिए देती हूँ। अपू ने अवाक होकर लीला की तरफ देखा, फिर लज्जित होकर बोला, नहीं, मैं नहीं लूँगा। क्यों? ऐसे ही। क्यों नहीं लूँगा? लीला कुछ दुखी हुई बोली, ले लो ना, मैं पिताजी से दूसरी मंगा लूँगी। लो, हाथ ही दिखाओ, यह रही कलम, बस तुम्हारी हो गई। यह मामला अपू को बिल्कुल अद्भुत मालूम हुआ। पर तुम्हें कोई डांटे तो? उसने कहा। लीला बोली, फाउंटेन पेन देने के लिए? नहीं, कोई नहीं डांटेगा। मैं माँ से कह दूंगी कि मैंने अपूर्व को दिया है। पिताजी से और एक मांग लूँगी। पिताजी का फ़ोटो देखोगे? वह कैलेंडर के बगल में टंगा है। ठहरो, अभी उतारती हुई। इसके बाद लीला ने कई फ़ोटो उतारे और दिखाए। उसने अलमारी से कुछ किताबें निकाल कर कहा, मास्टर साहब ने खरीदी हैं। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? अपू काशी के में कुछ दिन स्कूल में पढ़ा था, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। बोला, काशी में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता हूँ। अंतिम बात कहने में संकोच हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा मानो ना पढ़ना कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ हो। एक पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें थीं। अपू ने कहा, मुझे एक बार पढ़ने के लिए दोगी? लीला बोली, ले लो, मेरे पास बहुत सारी तस्वीर वाली किताबें हैं। 3 साल के मुकुल की जिल्दें हैं, माँ के कमरे की अलमारी में है। तुम पढ़ो, मैं ला दूँ। मेरे पास भी किताबें हैं, लाऊं? अपू बोला। चलो, तुम लोगों के कमरे में चलें, लीला बोली। पर लीला को अपनी कोठरी में ले जाने में अपू को लज्जा मालूम हुई। वहाँ कोई सामान नहीं था। तकिए के गिलाफ फटे हुए थे। अरगनी पर ओढ़ने की कैथरी लटकी हुई थी। लीला फिर भी गई। अपू ने अपने टीन का बक्स खोलकर मुस्कुराते हुए एक पुस्तक निकाली और गर्व के साथ कहा, इसमें मेरा लेख है, देखो, छापे के हरफों में मेरा नाम लिखा हुआ है। लीला ने जल्दी से उसे लेते हुए कहा। वह काशी के स्कूल की मैगजीन थी। हरिहर अपने लड़के की लिखी कहानी छपी हुई देख नहीं पाए। लीला पढ़ने लगी और अपू उसकी बगल में बैठकर उसकी दृष्टि का अनुसरण करता हुआ उसकी पढ़ी हुई पंक्तियों को पढ़ने लगा। उसने उसे समाप्त कर प्रशंसा की दृष्टि से अपू को देखा। थोड़ी देर बाद बोली, अच्छी तो है, मैं इसे ले जाती हूँ, माँ को दिखाऊंगी कि ये तुम्हारी लिखी हुई है। अपू को बहुत लज्जा मालूम हुई। बोला, नहीं। पर लीला नहीं मानी। वह पत्रिका ले गई। बोली, इसमें निश्चिंतपुर लिखा है। यह निश्चिंतपुर कहाँ है? निश्चिंतपुर हमारे गांव का नाम है, वही हमारा असली घर है। हम काशी में तो केवल 1 साल रहे। इतने में छोटी मोक्षदा दरवाजे के पास आकर झांकती हुई बोली, दीदी जी, तुम यहाँ हो और मैं उधर परेशान हो रही हूँ। मास्टर साहब भी बैठे बैठे थक गए। मैंने भी ऊपर नीचे सारे कमरे खोज डाले, किसे पता था कि तुम इस सड़ी कोठरी में बैठी रहोगी। चलो। लीला बोली, तू जा, मैं आऊँगी। छोटी मोक्षदा बोली, यह कोई बैठने की जगह है? यहाँ हम ही लोगों का सिर दर्द कलकता है, तुम वहाँ कैसे बैठोगी? अस्तबल के वे पछाई साइज कभी घोड़ों की जगह पर ना तो झाड़ू लगाते और ना धोते हैं। दीदी जी, यह तो बुरी बात आ रही है। चलो जल्दी चलो, निकलो, और 1 मिनट नहीं। लीला, चल, मैं नहीं जाती, मैं आज नहीं पढ़ूंगी। जाकर कह दे मैं नहीं पढ़ती। तुझे यहाँ पर किसने बकवास करने के लिए कहा? चल, माता जी से जाकर कह दे कि मैं ऐसा कह रही हूँ। छोटी मोक्षदा पांव पटकती हुई चली गई। अपू बोला, तुम्हारी माँ नाराज तो नहीं होगी? तुम उससे उस तरह क्यों पेश आई? अगले दिन दोपहर को अपू अपने कमरे में सो रहा था। किसी के धक्के से नींद टूट गई। उसने देखा
कि लीला बिस्तर के पास मौजूद है और मुस्कुरा रही है। अपू फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहा था। लीला ने घुटने के बल बैठकर उसे धक्का दिया। अब भी वह उसी ढंग से घुटनों के बल बैठी बैठी कौतुक भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसने हंसकर कहा, वाह, यह तो अच्छा रहा। दोपहर को भी कोई इस तरह सोता है? मैंने बाहर से पुकारा तो देखा यहाँ तो खर्राटे भरे जा रहे हैं। अपू धोती के किनारे से अपना मुंह पोंछते पोंछते जल्दी से उठ बैठा। बोला, सवेरे पढ़ने नहीं आई? मैं तो पढ़ने का कमरा और दूसरे सारे कमरे देख गया, पर कहीं तुम्हारा पता नहीं था। लीला ने अपू के स्कूल की वह पत्रिका अपू के हाथ में दी और बोली, मैंने कल रात को तुम्हारी कहानी माँ को पढ़कर सुनाई। माँ ने भी स्वयं पढ़ी, उसे बहुत अच्छी लगी। अपू की बाँछें खिल गई, साथ ही उसे लज्जा भी आई, संकोच का भी अनुभव हुआ। तो मजली बहू रानी ने उसकी कहानी पढ़ी। लीला बोली, मेरे पढ़ने के कमरे में चलो, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए सखा साथी की जिल्दें रख दी हैं। अपू ने अर्गनी की तरफ देखा, उसकी अच्छी धोती अभी तक सूखी नहीं थी। इस समय वह जो धोती पहने था उसे पहनकर बाहर नहीं जाया जा सकता था। बोला, अभी नहीं जाऊंगा। लीला ने विस्मय के साथ कहा, क्यों? अपू ने होठ दबाकर कौतुक भरी हंसी हंस दी। उसने कहा, नहीं, उसे नहीं मालूम था कि इस तरह उसका चेहरा कितना सुंदर दिखता था। लीला ने फिर प्रार्थना के स्वर में कहा, नहीं, चलो चलो। अपू ने फिर उसी तरह मुस्कुरा दिया। अरे तुम तो बड़े जिद्दी लड़के हो जी, एक दफ़े नहीं कह दिया तो फिर हाँ नहीं कहने के, यही बात है ना। अच्छा ठहरो यहाँ पुस्तक। अपू की हंसी रुकी नहीं रुकी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। लीला बोली, बात क्या है, इतना क्यों हंस रहे हो? नहीं नहीं, क्या बात है, बताओ, बताना ही पड़ेगा। अपू ने अर्गनी की तरफ देखकर हंसी भरी आंखों से इशारा किया, पर कुछ कहा नहीं। अब की बार लीला समझ गई। अर्गनी के पास जाकर धोती छूकर बोली, अभी कब सूखे? तुम बैठो, मैं किताब ले आती हूँ। तुमने फाउंटेन पेन से लिखा है, क्यों? अच्छा लिखता है ना? इसके बाद लीला की लाई हुई पुस्तक दोनों देर तक देखते रहे। पुस्तक को चटाई पर रखकर दोनों अगल बगल घुटनों के बल औंधा लेटकर देख रहे थे। लीला के रेशम की तरह चिकने नरम बाल अपू के खुले हुए बदन से लग रहे थे, जिससे उसे कैसा कैसा मालूम हो रहा था कि एकाएक लीला ने पुस्तक से मुंह उठाकर कहा, तुम गाना जानते हो? अपू ने सिर हिलाकर हामी भरी। तो एक गाओ, तुम जानती हो? हाँ, जरा शादी के दिन नहीं सुना? छोटी मोक्षदा फिर कमरे में आकर झांक कर बोली, यह रही दीदी जी, मैंने सोचा जो ऊपर नहीं है, पढ़ने के कमरे में नहीं है, तो जरूर वहाँ होंगी। इधर आओ, दूध पी लो, ठंडा हो गया। हाथ में लेकर कब से मारी मारी फिर रही हूँ। चांदी के छोटे गिलास में एक गिलास दूध था। लीला बोली, रख जा, उसके बाद में आकर गिलास ले जाना। नौकरानी चली गई। थोड़ी देर तक तस्वीर देखना जारी रहा। बीच में लीला दूध का गिलास हाथ में लेकर बोली, तुम आधा पी लो। ओप्पू ने लज्जित होकर कहा, नहीं। अरे, तुम्हें हर बात के लिए खुशामद करनी पड़ती है। हमारी मुल्तानी गाय का दूध है, बिल्कुल खीर की तरह, मेरे अच्छे अप्पू। अप्पू ने आंख नचाते हुए कहा, अच्छे अप्पू? बड़ी आई। लीला ने दूध का गिलास अप्पू के मुंह में लगाकर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत शर्मा शर्मी हो गई, लो मैं आंख मूंद लेती हूँ, तुम पी लो। अप्पू ने एक घूंट में थोड़ा सा दूध पीकर मुंह हटा लिया, फिर जल्दी से धोती के किनारे से मुंह पर लगे हुए दूध का दाग पोंछ लिया। लीला ने गिलास में मुंह लगाकर बाकी दूध पी लिया। बाद में वह खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा मीठा दूध है ना? तुमने मेरा झूठा क्यों पिया? दूसरे का झूठा खाया जाता है? मेरी खुशी कहकर वह कुछ रुककर बोली, तुमने कहा कि तुम तस्वीर छापना जानते हो, सो तुम खाक जानते हो। आज मेरी कुछ तस्वीरें छाप दो तो तब जानो।